हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे जो मेन पार्ट है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये नाम ही स्मॉल है, बाकी इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं और उसी के ऊपर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड करता है। ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पूरा डाइजेशन यहीं पे होगा और पूरा एब्जॉर्प्शन यहीं पे होगा। बस कुछ एक्सेप्शनल न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनका वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी सब जो है कहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमने पहले जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ से अराइज होती है और कहाँ तक जो है वो एक्सटेंड करती है। तो हमने वहां पे बोला था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वहां से स्टार्ट होके लार्ज इंटेस्टाइन तक एक्सटेंड करती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कनेक्ट करती है वहां पे भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हमने नाम दिया इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो अब हमें एक चीज का वहां पे पता लगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ से जो है स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती है। अगर हम इसको लिख के देखें तो देखते हैं, यह एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके जो इलियोसिकल स्फिंक्टर है वहां तक जो है यह एक्सटेंड करती है। मतलब दो स्फिंक्टर के बीच में जितनी भी जो लेंथ वहां पे आपको देखने को मिलेगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर हम इसको बोलते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ की अगर हम बात करें भाई ये कितनी इसकी लेंथ है, तो ये कहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे ज्यादा लंबी जो हमारे जीआईटी के अंदर कोई ऑर्गन है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब ये सबसे ज्यादा लंबी है तो हम इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। अब हम इसकी एक बार लेंथ की बात करते हैं तो ये बोलता है कि ये अप्रोक्सीमेटली वहां पे 3 मीटर्स जो है, हम अगर मीटर्स के अंदर बात करें तो ये हमें वहां पे 3 मीटर्स की वहां पे देखने को ये मिलेगी। कितनी मिलेगी? 3 मीटर्स। अगर हम इसको फीट के अंदर देखना चाहें तो ये 10 फीट जो है वहां पे इसकी लेंथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। 3 मीटर्स, मीटर में देखोगे तो 3 मीटर और वैसे देखोगे तो आपको 10 फीट जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। यूजुअली कहा जाता है कि जो 1 मीटर होता है उसके अंदर 3 फीट होते हैं। 1 मीटर में कितने फीट होंगे? 3 फीट। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 गुना जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये कहता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि इसकी लेंथ है वो 3 मीटर्स है, ये हम एक लाइव या जो जिंदा आदमी है या जिंदा औरत या जो पर्सन जिंदा है उसके अंदर जो इसकी लेंथ है वो 3 मीटर्स है। ठीक है, तो वो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेशेंट है उसकी डेथ होगी तो उसको हम कैडेवर बोल देते हैं। कि अगर हम कैडेवर के अंदर देखना चाहें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ हमें कितनी मिलेगी, तो वो कहता है कि वहां पे जो इसकी लेंथ है वो जस्ट डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है? जस्ट डबल। तो कैडेवर के अंदर अगर वो पूछे, कैडेवर होता है ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसके अंदर, तो वो कहता है उसके अंदर इसकी जो लेंथ है वो मीटर के अंदर 6 मीटर्स, और अगर फीट के अंदर बात करें तो बोलता है 20 फीट तक वहां पे चली जाती है ये। ठीक है, कोई बुक इसको 6.5 मीटर भी लिखती है तो इतना आपको वो कंफ्यूज नहीं करेगा कि या तो वो 6 मीटर देगा या 6.5 देगा, वो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। अब ये कहता है भाई ऐसा क्यों हुआ, भाई जस्ट डबल होगी, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि जो जिंदा पर्सन होता है उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो मसल लेयर होती है, जो स्मूथ मसल्स पाई जाती है, उनकी जो मसल टोन होती है वो मसल टोन जो है वो उनकी लेंथ को कम रखती है। ठीक है, उनको खिंचाव के साथ रखती है, वहां पे जोड़े रखती है, फोल्ड्स बनाए रखती है। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही वहां पे पेशेंट की डेथ होगी जो स्मूथ मसल्स होगी उसकी मसल टोन 0 हो जाएगी, और जैसे ही वो 0 होगी मसल जो है वो फैल जाएगी, इस तरह से
ढीली पड़ जाएगी वो मसल। तो वो कहता है जस्ट डबल हो जाती है। इस हिसाब से वहां पे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फोल्ड्स है वो उनको जोड़े रखती है। जैसे ही वहां पे डेथ होगी वो पूरा रिलैक्स हो जाएगी, वहां पे मसल टोन जो है वो जीरो हो जाएगी, वहां पे जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी, तो वहां पे उसकी लेंथ है वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो कैडेवर में इसकी लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये इसकी लेंथ के बारे में बात की, स्मॉल इंटेस्टाइन कहां से कहां तक होती है। अब हम बात करते हैं इसके डायमीटर की, कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये कहता है इस डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसकी 1 इंच जो है, इंच के अंदर कितनी 1 इंच, और 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो चाहे तो आपसे कोई सेंटीमीटर में पूछे तो आप बता सकते हो 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है जो चौड़ाई है, या इसका जो ल्यूमेन है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ये जिस तरह ये है तो इसके बीच की जो जगह है ये वाली, ये ल्यूमेन जो है वो कितना होगा 1 इंच, या उसको सेंटीमीटर में बोले तो 2.5 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि जब भी इसकी लेंथ जो है वो इतनी ज्यादा है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा लंबी है, तो हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, फिर लार्ज को लार्ज क्यों बोला। तो वो कहता है कि वहां पे जो हम लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं उस लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, इस वजह से हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको स्मॉल। तो कहता है जो डायमीटर यहाँ पे 1 इंच है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वही डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 इंच हो जाता है। कितना 3, मतलब 3 टाइम्स जो है वो ज्यादा उसका ल्यूमेन बड़ा होता है, इसलिए उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये डायमीटर के कारण इसको स्मॉल और लार्ज में डिफरेंशिएट किया जाता है। बाकी लेंथ वाइज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये हमने हल्की सी इसकी बात की। अब अगर हम देखें भाई इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, वो कैसे मिलके बनी होती है। तो अगर हम पार्ट्स देखें इसके तो कहता है ये 3 पार्ट से मिलके बनी हुई होती है। फर्स्ट है ड्यूडेनम, सेकंड है यहाँ पे जेजुनम, और थर्ड है वहां पे इलियम। ये 3 पार्ट से मिलके बनी है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये कहते हैं भी इनका आप सोचो भी ये नाम जो है ये क्यों दिए गए हैं, भाई ड्यूडेनम है, इसका नाम जेजुनम है, इलियम, इनका मतलब क्या है। वो कहता है कि ये जो ड्यूडेनम है इसका मतलब होता है 12, ड्यूडेनम का मतलब होता है 12। तो अब कहते हैं यहाँ पे 12 का क्या मतलब हुआ, तो वो कहते हैं कि इस ड्यूडेनम की जो लेंथ है ना वो हमारे 12 फिंगर्स, जिस तरह मान लीजिए ये इस तरह से फिंगर होगी ये हमारी, इस तरह से ये 8, इसके साथ 4 और मिला दी, तो वो कहता है कि इनको अगर हम करें तो ये इसकी जो लेंथ है वो 12 फिंगर्स की विड्थ के बराबर है। मतलब जितनी आपकी ये 12 उंगलियां मिलके यहाँ पे 4, 4, 8 और यहाँ पे 4 और 12, तो जो इतनी जो हमारी इसकी विड्थ बनी है जो 12 फिंगर्स की, उतनी इसकी लेंथ होती है। इसलिए ड्यूडेनम को असल में ड्यूडेनम का मतलब 12 होता है। तो ये कहता है कि इसकी जो लेंथ थी, जब ओल्ड टाइम में इसको नाम दिया गया तो वो क्यों दिया गया, तो वो कहता है कि इसकी जो ड्यूडेनम की लेंथ थी वो इक्वल थी किसके, इक्वल दी विड्थ, चौड़ाई ऑफ 12 फिंगर्स। जो आपकी 12 उंगलियों की जो चौड़ाई है उसके बराबर। अगर आप गांव के अंदर ये सुनते होंगे कि 12 उंगल, हम जो वहां पे जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सेंटीमीटर्स का पता नहीं था, फीट का पता नहीं था, तो वो उंगलों से जो है वो नापा करते थे। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि 12 उंगल के बराबर जो है इसकी लेंथ होती थी। इसीलिए हमने ड्यूडेनम को 12 ड्यूडेनम नाम दिया, जिसका मतलब होता है 12। एक चीज। अब आया जेजुनम नाम क्यों दिया, तो जेजुनम का मतलब कहता है होता है एम्प्टी, खाली। क्या होता है, खाली। तो इसका यहाँ पे क्या सेंस है, तो कहता है जब भी पुराने समय के अंदर लोगों ने जब जिसकी डेथ हो जाती थी तो उसका जब पोस्टमार्टम करते थे तो उन्होंने देखा कि जेजुनम जो थी वो हमेशा उनको खाली मिलती थी। क्या मिलती थी, खाली। तो उसने इससे रिलेटेड उसका नाम रख दिया जेजुनम। ठीक है। और इलियम को देखा जाए तो उसका मतलब वहां पे है ट्विस्टेड। वहां पे उनमें क्या ट्विस्ट है, एक के ऊपर इस तरह चढ़ी हुई कोयल की तरह है, वो आपस में एक दूसरे के साथ जिस तरह मुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसको हमने बोला इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम। तो कई बार ये पूछा जाता है कि भी लोग पूछ लेते हैं कि ड्यूडेनम क्यों बोलते हैं इसको और जेजुनम, इलियम, एग्जाम में नहीं लेकिन नॉलेज के लिए। तो ये चीज है। अब ये कहता है कि अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, तो ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट जेजुनम और लास्ट पार्ट कौन सा है, इलियम।
लास्ट पार्ट कौन सा है, इलियम। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम पार्ट आएगा, तो इलियम और सिकम दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो वहां पे एक स्फिंक्टर पाया जाएगा जिसको इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल स्फिंक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स भी देख लिए। ठीक है, फिर ये कहता है कि अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो ये हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो ये कहता है हमें इस तरह से डायग्राम के अंदर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी। तो ये कहता है यहाँ पे जो स्टमक था, यहाँ पे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर आ गया, इसके बाद में यहाँ पे ये ब्लू कलर में जो आपको शो हो रही है, ये यहाँ पे क्या है, ड्यूडेनम है। ये यहाँ पे क्या है, ड्यूडेनम। तो ये कहता है जो आपको ये ड्यूडेनम देखने को मिल रही है, ये इस तरह से आपको सी शेप के अंदर देखने को मिल रही है। किस शेप के अंदर देखने को मिल रही है, ये सी शेप के अंदर। तो याद रखना ड्यूडेनम जो है वो किस शेप की होती है, सी शेप की होती है। किस शेप की होती है, सी शेप की। उसके बाद में ये डिफरेंट कलर से आपको दिखाया हुआ है, ये है जेजुनम, और उसके बाद में जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है वो है इलियम। वो क्या है, इलियम। तो इन्होंने ये 3 पार्ट्स आपको डायग्राम के थ्रू हम अगर देखें तो हमें ये सी शेप में ड्यूडेनम मिलेगा, फिर आगे जेजुनम, और उसके बाद में जो इलियम है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स जो है ये बताए स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो अब आपको पता लग गया भी 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो स्टमक के साथ रिलेट करता है वो है ड्यूडेनम, फिर है जेजुनम, और उसके बाद में है इलियम। अब वो कहता है कि अब हम पर्टिकुलर अगर बात करें कि ड्यूडेनम की बात कर लेते हैं कि ड्यूडेनम क्या चीज है। तो अब देखिएगा, तो ये कहता है अब ड्यूडेनम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उनके बारे में बात करें तो एक तो ये हो गया कि ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, दूसरा ये किससे कनेक्ट रहता है, तो ये कनेक्ट रहेगा स्टमक से, और किसके, कहां पे, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। तो ये कनेक्ट्स विद स्टमक एट पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ वहां पे स्टमक से कनेक्ट होता है। इसको आप स्फिंक्टर या स्फिंक्टर जो भी बोलते हो। ठीक है, अब जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये कहता है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, उसको हमने नाम दिया कि यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर हिपेटोपैनक्रिएटिक जो डक्ट है वो यहाँ पे आके खुलती है। कौन सी डक्ट खुलेगी, हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट जो है वो आके यहाँ पे ओपन होती है। तो ये भी हमने बता दी कि हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट ओपन्स एट ड्यूडेनम में। कहां पे आके, ड्यूडेनम के अंदर जो है हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट खुलती है। अब आपको ये तो हम बात कर चुके हैं लीवर के अंदर पैनक्रियाज में कि जो सिक्रेशन लीवर से और पैनक्रियाज से ड्यूडेनम में खुलता है वो उस डक्ट का हमने नाम बताया था हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। और ये कहाँ खुल रही है, ड्यूडेनम के अंदर। तो ये ड्यूडेनम के अंदर कौन सी डक्ट खुल रही है, हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, तो ये आपने एक चीज क्लियर होगी आपकी। अब ये नेक्स्ट चीज वो कहता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोस्ट डाइजेशन, जो सबसे ज्यादा डाइजेशन हमारे शरीर में कहाँ होगा, तो वो कहता है ड्यूडेनम में होगा। तो ये चीज भी आपको हो गया, मोस्ट ऑफ डाइजेशन अकर्स या टेक्स प्लेस एट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में ही वहां पे जो है सबसे ज्यादा डाइजेशन है वो आपको देखने को मिलता है। किसमें, ड्यूडेनम के अंदर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब हमने ड्यूडेनम के अंदर और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हमने यहाँ पे करनी है। अब ये कहता है कि डाइजेशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, कुछ सेलेक्टिव वहां पे एब्जॉर्प्शन भी है, वो वहां पे डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी ड्यूडेनम में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वो इतना डेप्थ के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब ये कहता है कि इसके बाद में अगर हम कहें भी ये डाइजेशन वहां पे मोस्ट ऑफ डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर हो गया, अब वो कहता है कि ड्यूडेनम में और क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाइजेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे काफी कुछ करता है जिससे डाइजेशन होगा। उसके बाद में अगले जो भी पार्ट्स होंगे उसमें एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा।
तो डाइजेशन का मेन प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होगा, वो डुओडेनम के अंदर होगा। अब ये कहता है कि अगर हम डुओडेनम की बात करें तो जिस तरह से हमने पहले बताया था कि भाई डुओडेनम या कोई भी जीआईटी है उसकी 4 लेयर्स पाई जाती है, म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा है, उसके अलावा वहां पे मस्कुलरिस जो लेयर है या मसल लेयर है, उसके अलावा वहां पे सिरोसा लेयर है। तो हमने ये 4 लेयर्स वहां पे बताई थी कि ये लेयर्स वहां पे पाई जाती है। तो अब ये कहता है भी उन लेयर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं भी वो कैसे कैसे क्या क्या काम वहां पे करती है। तो ये कहता है कि अगर हम वहां पे देखें तो हमें वहां पे 4 लेयर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहली लेयर वहां पे आ गई म्यूकोजा, ठीक है। दूसरी आ गई सब म्यूकोजा, तीसरी आ गई मसल लेयर, और चौथी आ गई वहां पे सिरोसा, जो विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं इसको। अब देखिएगा सबसे अंदरूनी लेयर है म्यूकोजा, उससे बाहर सब म्यूकोजा, फिर मसल लेयर और सबसे बाहर वाली लेयर होगी सिरोसा। ये 4 प्रकार की वहां पे आपको लेयर्स देखने को मिलेगी जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलती है अप्रोक्सीमेटली। तो अब ये कहता है अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा को जब हम बात करते हैं तो म्यूकोजा में हम वहां पे बोलते हैं कि म्यूकोजा भी आगे जो है वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे म्यूकोजा अंदरूनी लेयर है उसके अंदर भी जो 3 लेयर है उनमें सबसे अंदरूनी लेयर कौन सी है, एपिथेलियम लेयर। तो हमने यहाँ पे बोल दिया सबसे अंदरूनी लेयर होगी एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद में दूसरी आ गई लेमिना प्रोप्रिया, ये हम पहले भी बात कर चुके जब हमने लेयर ऑफ जीआईटी पढ़ाई थी। उसके बाद में वहां पे आ गई मस्कुलरिस म्यूकोजा, या इसको मस्कुलरिस इंटरना भी बोलते हैं। ये कहते हैं म्यूकोजा में पहली एपिथेलियम की लेयर वहां पे देखने को मिलेगी, फिर लेमिना प्रोप्रिया की, फिर मस्कुलरिस म्यूकोजा की। अब ये कहता है ये तो एपिथेलियम हो गया, तो हमें पता लग गया भाई ये एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनी है। लेमिना प्रोप्रिया का हमने बताया था कि ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से। मस्कुलरिस म्यूकोजा ये मसल लेयर स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये कहता है जो ये लेयर्स हम इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कह रहा है म्यूकोजा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी पूरी जीआईटी की। इसे जितने भी सिक्रीशंस होंगे वो म्यूकोजा वहां पे सिक्रीशन करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो लेमिना प्रोप्रिया है, ये लेमिना प्रोप्रिया डिफेंस का काम करती है। मस्कुलरिस म्यूकोजा है ये भी वहां पे जो है मसल्स में मूवमेंट का काम वहां पे करेगी। इसी तरह जो सब म्यूकोजा है वो उसका अलग फंक्शन है, मसल लेयर है, सिरोसा, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ये कहता है कि जो एपिथेलियम है, कहते हैं जो एपिथेलियम है, पहली बात तो यहाँ पे यही आ गई कि यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है। तो हमने जब जीआई की जो लेयर्स की बात की थी तो वहां पे हमने बताया था, अगर आपने अच्छे से पहले वाले वीडियो जो है उसको देखा है तो आप अच्छे से बता सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो एपिथेलियम कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पे कोल्यूमिनार एपिथेलियम पाया जाता है। कौन सा? कोल्यूमिनार एपिथेलियम। और ये कोल्यूमिनार जो एपिथेलियम पाया जाता है इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि ये ज्यादा से ज्यादा वहां पे एब्जॉर्प्शन करता है और वहां पे सिक्रीशंस करता है जिससे डाइजेशन होगा। तो इसका काम हो गया सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये भी हम बात वहां पे बता चुके हैं, लेकिन इसको आप फिर से देख लीजिए चाहे तो ये सिक्रीशन और वहां पे एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ये मैं पूरी आपको इंटेस्टाइन की भी बता रहा हूं, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की, और डुओडेनम इसी में इंक्लूड हो जाएगा, इलियम भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा और जेजुनम भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेयर्स जो है ये डुओडेनम में भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही इलियम में होगा, ऐसे ही जेजुनम में होगा। तो ये चीज हम तीनों में रिपीट नहीं करेंगे, इसी में ही तीनों पार्ट्स की बता देंगे हम यहाँ पे। तो एपिथेलियम, कोल्यूमिनार एपिथेलियम जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का वहां पे काम करेगा। ठीक है, तो ये जो सिक्रीशंस का काम करता है और जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है कि जितनी भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है उनको जो कवर करती है एपिथेलियम, उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। वो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे। तो सेम यही फंक्शन ये कर रहे हैं, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहा जाता है।
ठीक है, ये तो इसका मेन काम हो गया सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब जितने भी वहां पे सिक्रीशन होंगे वो सब कहां से होंगे, एपिथेलियम वहां पे ये सिक्रीशन कराएगा म्यूकोसा के अंदर। अब ये कहता है लेमिना प्रोप्रिया। अब हम बात करते हैं लेमिना प्रोप्रिया के बारे में। तो ये कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी और इसका जो मेन काम वहां पे रहता है, तो वो कहता है मेन काम यहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फोइड जो टिश्यूज हैं उनका वहां पे प्रेजेंस वहां पे देखने को मिलती है, जो कि डिफेंस का काम करती है। तो हमने लेमिना प्रोप्रिया के लिए पहले भी बात की है, माल्ट नाम लिखा था हमने पहले की क्लास के अंदर, अगर आपने ध्यान से दियो तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। ये क्या काम करते हैं, तो ये कहते हैं ये डिफेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, डिफेंस का। ठीक है, एक चीज। दूसरा ये कहता है कि ये यहाँ पे जो लेमिना प्रोप्रिया जो म्यूकोसा है उनके अंदर वहां पे कहता है कि लिम्फेटिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। लिम्फेटिक जो लिम्फ को लेके जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, उन लिम्फ नोड्यूल्स में वहां पे नोड्यूल्स गांठें पाई जाती है। वहां पे लिम्फेटिक जितने भी सिक्रीशंस हैं उनको लेके जाने के लिए वहां पे चैनल्स होते हैं जिनको हमने लिम्फेटिक नोड्यूल्स बोला है, वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कहता है क्या पाए जाएंगे वहां पे, लिम्फेटिक नोड्यूल्स। लिम्फेटिक नोड्यूल्स वहां पे पाए जाएंगे। ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स वो कहता है कि वहां पे ड्यूडेनम से लेके इलियम तक पाए जाते हैं, मतलब पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स कहां पाए जाएंगे, तो ये कहता है इलियम में पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा लिम्फेटिक नोड्यूल्स कहां पाए जाएंगे, इलियम में पाए जाएंगे। ठीक है, अब कहता है इन लिम्फेटिक नोड्यूल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं उनको हम एक और नाम से जानते हैं, उनका नाम है पेयर पैचेस। क्या नाम है, पेयर पैचेस। तो देखिएगा इसको हमने नाम दिया पेयर्स पैचेस, पेयर पैचेस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जी पेयर पैचेस कहां पाए जाते हैं, तो उसमें आंसर में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर पूछ लिया जाए कि अगर पर्टिकुलर वो ये पूछना चाहता है कि जो पेयर पैचेस है वो सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो आपको पता है इलियम में, अभी अपन बता के थे। तो ये पेयर पैचेस क्या है, कुछ नहीं है, लिम्फेटिक जो टिश्यूज हैं वहां पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उनको इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं उनको क्या नाम देते हैं, पेयर पैचेस। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो पेयर पैचेस है वो कहां पे पाए जाते हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाते हैं, तो वो कहता है वहां पे इलियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, माल्ट जिसको बोलते हैं, ये भी डिफेंस का काम करता है। और ये पेयर पैचेस जो है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम पेयर पैचेस या लिम्फेटिक नोड्यूल्स बोलते हैं। तो ये लेमिना प्रोप्रिया के अंदर आ गया। मस्कुलरिस म्यूकोसा है, ये स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है, तो ये भी मसल है, तो ये फूड का जो है वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगी, जिससे कि डाइजेशन और फूड की मूवमेंट में वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब हेल्प करेगी ये वहाँ पे कि फूड जो है आगे की तरफ मूव करेगा, और वहाँ पे मिक्सिंग के लिए भी वहाँ पे ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जिसकी बात हम मसल लेयर में करेंगे। तो इसका कोई इतना खास वहाँ पे आपको काम देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना याद रखना कि ये मस्कुलरिस म्यूकोसा किससे मिलके बनी है, स्मूथ मसल से, इससे स्मूथ मसल से। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो ये हमने म्यूकोसा के बारे में हल्की सी बात बता दी। अब ये एपिथेलियम के बारे में हम आगे और ज्यादा डेप्थ में बात करेंगे। तो ये आपने पेयर पैचेस यहाँ से आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपने देखा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सब म्यूकोसा की। किसकी बात करेंगे, सब म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा से नीचे है। यहां पे कहता है इस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर आपको वहां पे क्या क्या चीजें वहां पे पाई जाएगी, तो वो कहता है एक तो सब म्यूकोजल प्लक्सस पाया जाता है, जो नर्व एंडिंग्स, ग्रुप ऑफ नर्व्स जो या एक्सोन्स का जो है, मतलब आप इसको नर्व्स याद रख लीजिए कि जो सब म्यूकोजल प्लक्सिस है वहां पे नर्व्स पाई जाती है,
जो वहां पे क्या काम करेगी, ये हम पहले भी बता चुके हैं, जब नर्व सप्लाई में हमने बताया था कि सब म्यूकोजा के अंदर सब म्यूकोजल प्लक्सस पाए जाते हैं। ये प्लक्सस जो है जीआई के सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं वहां पे। किसको? जीआई के सिक्रीशंस को। तो ये पहले भी बता चुके हैं, दोबारा सुन लीजिए। ये जीआई के जो सिक्रीशंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं, तो ये जीआई का सिक्रीशन रेगुलेशन का काम वहां पे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह जो है ब्लड सप्लाई करेगा। क्या करेगा? ब्लड सप्लाई। तो ये देखिएगा म्यूकोजा को ब्लड वहां पे सप्लाई करेगा, तो म्यूकोजा को आर्टेरियल सप्लाई करेगा, और वहां पे म्यूकोजा ने जो कुछ सिक्रेट किया, जो कुछ एब्जॉर्ब किया है, उसको मतलब क्या करेगा, म्यूकोजा से सब म्यूकोजा में उस ब्लड तक लेके आने में मदद करेगा। समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती है, आर्टरीज पाई जाएगी, वहां पे आर्टरी के आगे आर्टीरियोल्स, वहां पे ब्लड कैपिलरीज, इसी तरह वहां पे वेन्स, वेन्यूल्स और ब्लड कैपिलरीज। तो ये कहता है वहां पे जितना भी एब्जॉर्प्शन होगा, जितना भी जो डाइजेस्टिव कंटेंट है, वो जब ब्लड में आएगा तो उसे ब्लड में लेके आएगा कौन? सब म्यूकोजा। क्यों? क्योंकि जो वेन्स कहाँ पे है? सब म्यूकोजा में। तो म्यूकोजा से सब म्यूकोजा में जो आएगा उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन हमने किसको बताया था कि जो भी डाइजेस्टिव कंटेंट है वो जब ब्लड के अंदर आ जाए, या कुछ कंटेंट जो ब्लड में नहीं आ पाता वो लिम्फ में आ जाता है और बाद में ब्लड में आता है, ले दे के आता है अल्टीमेटली ब्लड में ही है। ठीक है, लेकिन कुछ एक मॉलिक्यूल्स फैट के होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं, जो वेन्स या वेन्यूल्स में नहीं आ पाते, तो वो लिम्फ में आ जाएंगे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जो एब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे ज्यादा मदद जो होगी वो कौन करेगा? सब म्यूकोजा। वो ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो डाइजेस्ट हो गए न्यूट्रिएंट्स, उनको जब ब्लड के अंदर लेके आना है तो ब्लड में लेके आएंगे, जहां पे ब्लड होगा, ब्लड कैपिलरीज होगी, वो कहां पे है? सब म्यूकोजा में। तो जो म्यूकोजा ने एब्जॉर्ब किया है वो कहां आ जाएगा? सब म्यूकोजा में। और जब वो सब म्यूकोजा में ब्लड के अंदर आ गया तो हम बोल देंगे कि एब्जॉर्प्शन। तो इसका काम किसके अंदर आ गया? ये एब्जॉर्प्शन में बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है म्यूकोजा को देगा, तो वहां से ब्लड सप्लाई में कौन कौन सी आएगी? आर्टीरियल और विनस। तो आर्टरी वाली सप्लाई भी इसने दे दी, और जो वहां पे वेन्स में क्या लेके जाएगा? जो न्यूट्रिएंट्स है उनको कहाँ? ये सब मिलके आपस में क्या बना लेंगे वहां पे? तो हमने बता दिया कि ये सब मिलके पोर्टल वेन बनाते हैं, और वो लेके कहाँ पे जाती है? लीवर के अंदर। तो सब म्यूकोजा का ये काम हो गया कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स इसको मिला वो लीवर तक लेके जाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज होगी वहां पे। तो आपने सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, इन्होंने जीआई सिक्रीशन बढ़ा दिया नर्व्स का, फिर हमने यहाँ पे ब्लड सप्लाई का बता दिया कि वहां पे जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई में वहां पे हमने आर्टीरियल ब्लड सप्लाई और विनस। अब आपसे अगर मैं पूछ लूं, वैसे तो मैंने जीआईटी की ब्लड सप्लाई आपको बता रखी है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या याद नहीं रहा हो तो हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको आर्टीरियल ब्लड सप्लाई किससे मिलती है? सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी से मिलती है। किससे? सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी से। और ये सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है, ये डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से वहां से उसकी ब्रांच निकलती है। जो ये एब्डोमिनल एओर्टा है, यहां से इसकी जो ब्रांच है वो निकलेगी, जिसको हमने क्या बोला? सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, एसएमए, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, इसी तरह से ये तो आपने आर्टीरियल देख लिया। अब हम अगर बात करें विनस की, कि विनस सप्लाई कौन करेगी, तो यहां से जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उन सब को लेके कौन जाएगी? तो यहाँ पे वही सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। मिजेंट्री इज रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। ये कहां जाके अपना सिक्रेशन डालेगी? तो ये पोर्टल वेन के रूप में बन जाएगी। सारी जितनी भी है ये जीआई गैस्ट्रिक वेन होगी, उसके अलावा पेनक्रिएटिक या स्प्लिनिक वेन होगी, सुपीरियर एंड इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन होगी, ये सब आपस में मिलके पोर्टल वेन बनाती है और वो लीवर में जाती है। तो ले दे के जो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन है वो पोर्टल वेन बनाएगी और उसको ड्रेन कर देगी जितना भी इनके पास न्यूट्रिएंट होगा, कहाँ पे? लीवर में, जहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और वहां से ये हार्ट में जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो इसकी आर्टेरियल और ब्लड सप्लाई आपने बता दी। तो ये हमने म्यूकोजा के सब म्यूकोजा के बारे में यहाँ पे बात कर ली।
तो सब म्यूकोजा में एक तो हमें प्लक्सिस का पता होना चाहिए और उसके अलावा इसका एब्जॉर्प्शन में है और आर्टेरियल और ब्लड सप्लाई। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, चाहे वो आर्टरी है चाहे वो वेन्स है, वो कहाँ पाई जाएगी? वो पाई जाएगी सब म्यूकोजा में। उसके अलावा जो नर्व्स पाई जाएंगी, जो प्लक्सिस, जो न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, वो भी सब म्यूकोजा में। तो यहाँ पे हमें पता है सब म्यूकोजल प्लक्सिस। तो ये सब म्यूकोजल प्लक्सिस जो है ये वहाँ पे जीआई का जो सिक्रीशंस हैं उनको वहाँ पे क्या करेंगी? रेगुलेट करके वहाँ पे रखेगी। ठीक है, तो इसको हमने ओरबैक प्लक्सिस के नाम से भी इसको जाना था। दूसरा क्या नाम से जाना था इसको? सॉरी, ओरबैक ने मीजनर प्लक्सिस, मीजनर प्लक्सस के नाम से। तो ये भी वर्ड याद रख लेना, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो माइजनर प्लक्सिस बोलते हैं इसको, कई इसको मीजनर भी बोलते हैं। तो जो भी है हमें बोल के तो वहां पे बताना नहीं है, ऑप्शन देख के सही करना है। तो जो सब म्यूकोजल प्लक्सिस उसका दूसरा नाम है माइजनर प्लक्सिस, और ये क्या काम करते हैं? जीआई सिक्रेशन का रेगुलेशन जो है, जीआई सिक्रेशन को बढ़ाना और कम करना इनका काम रहता है। तो ये यहाँ पे काम करते हैं। अब आगे बात मसल लेयर की। किसकी बात आ गई? मसल्स लेयर की। तो यहाँ पे आपको पता है ये मसल्स लेयर किससे मिलके बनी होती है? स्मूथ मसल से। किससे? स्मूथ मसल से। तो ये स्मूथ मसल में भी दो प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं, जो इनर अंदर की तरफ फाइबर्स पाए जाते हैं और जो आउटर बाहर की तरफ फाइबर्स पाए जाते हैं। तो कहता है इनर की तरफ जो फाइबर्स होंगे वो है सर्कुलर मसल फाइबर्स, और जो बाहर की तरफ होंगे वो होंगे लॉन्गिट्यूडिनल। कौन से होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स। जो सर्कुलर वाले होंगे वो फूड को एक ही जगह, मतलब सर्कुलर या स्पाइरल, मतलब इस तरह घुमावदार मूवमेंट के अंदर फूड को मिक्स करते रहेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल क्या करेंगे? फूड को आगे की तरफ जो है वो मूव करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो प्रकार के मसल फाइबर्स पाए जाते हैं, सर्कुलर अंदर की तरफ, लॉन्गिट्यूडिनल बाहर की तरफ। और ये मसल लेयर बनी किससे होती है? स्मूथ मसल से। अब यहाँ पे जो है एक और प्लक्सिस पाया जाता है जिसको माइएंट्रिक प्लक्सिस के नाम से जानते हैं, या इसका दूसरा नाम है ओरबैक प्लक्सिस। ओरबैक प्लक्सिस। ठीक है, यह प्लक्सिस क्या काम करता है? जीआई की मूवमेंट्स, जो खाना है उसकी मूवमेंट को आगे, मूवमेंट को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। तो ये किसको रेगुलेट करता है? जीआई की जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है। तो अब आपको पता लगे जीआई के सिक्रेशन को कौन रेगुलेट करता है? जीआई के सिक्रेशन को माइजनर प्लक्सिस या वहां पे सबम्यूकोजल प्लक्सिस, और जीआई की मूवमेंट को कौन रेगुलेट करता है? माइएंट्रिक प्लक्सिस या ओरबैक प्लक्सिस, और ये जीआई की मूवमेंट को। तो दो प्रकार के आपने प्लक्सिस देख लिए, स्मूथ मसल से मिलके बनी है, इनर जो है वो सर्कुलर मसल फाइबर से और आउटर है लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। ये कहता है कि यहाँ पे पूरी इंटेस्टाइन, ये हम पूरे इंटेस्टाइन की बात करें, ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम यहाँ पे सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। तो ये कहता है यहाँ पे आपको दो प्रकार की मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। जो मसल लेयर्स हैं वो आपको पता लग गया किसका काम कर रही है? मूवमेंट का। अभी हमने देखा कि ये जीआई की मूवमेंट का काम करती है। तो ये कहता है यहाँ पे दो प्रकार की मूवमेंट होती है। यहाँ पे कितने प्रकार की मूवमेंट होती है? दो प्रकार की। एक होती है सेगमेंटेशंस या सेगमेंटेशन, एक होती है वहां पे पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये कहता है सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो सर्कुलर मसल फाइबर्स है वो खाने को एक ही जगह इस तरह से स्पाइरल मूवमेंट कराते रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो फूड है वो फूड एक ही जगह वहां पे रह के और वहां पे उसको पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। किसके साथ? जो भी वहां पे जूसी सिक्रीट होंगे, जो भी एंजाइम्स होंगे, जो भी हार्मोन्स होंगे, उन सब के साथ मिक्स होता रहेगा। लेकिन वो आगे की तरफ मूवमेंट नहीं करवाएगा, वो कहां पे? सेम जगह में ही उसको घुमावदार मूवमेंट करा देगा, रोटेट करता रहेगा, इस तरह स्पाइरल मूवमेंट करा देगा। जो आप स्पाइरल बाइंडिंग नहीं कराते, उसमें आपने नहीं देखा कि स्पाइरल बाइंडिंग कैसी होती है? इस तरह से गोल 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 वैसी मूवमेंट कराएगा। क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मसल फाइबर्स है, जो सर्कुलर या स्पाइरल मूवमेंट है वो वहां पे कराएगा। उस मूवमेंट को हमने नाम दिया सेगमेंटेशन। क्या नाम दिया? सेगमेंटेशन। अब ये कहते हैं ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट होती है? कहता है कि जो यहाँ पे जिस तरह मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है,
ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे जब फूड आया तो इसने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, डायलेट कर दिया इसको। आप मतलब इसने इसका जो ल्यूमेन है उसको क्या कर दिया, डायलेट कर दिया, इससे यहाँ पे डायलेट हो गया। कहते हैं डायलेट हुआ, इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, डिस्टेंशन, खिंचाव आ गया। तो ये कहता है जो फूड के कारण वहां पे ल्यूमेन जो इसके अंदर वाली जगह है उसकी बात कर रहा है, तो इस ल्यूमेन के अंदर वहां पे क्या देखने को मिला, डिस्टेंशन, मतलब फैलाव या खिंचाव, फैल गई है किसकी वजह से, जो फूड आया उसकी वजह से। कहते हैं जैसे ही वहां पे ये ल्यूमेन का डिस्टेंशन होगा वहां पे सेगमेंटेशन मूवमेंट वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या होगा, ये पूरी तरह से मिक्स होता रहेगा, जो भी हमारे पास वहां पे लिक्विड है, वो लिक्विड जूस है, उसके अंदर जूस में एंजाइम्स है, हार्मोन्स हैं, जितने भी सिक्रीशंस है उन सब के साथ वहां पे ये मिक्स होगा, उसको हमने बोल दिया सेगमेंटेशन। इसके अंदर सेम उसी जगह ही मूवमेंट होती रहेगी, खाने को आगे नहीं भेजा जाएगा। कहते हैं जब वहां पे डाइजेशन हो गया, वहां पे अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, मोस्ट ऑफ वहां पे एब्जॉर्प्शन भी हो गया, अब क्या होगा, ये सेगमेंटेशन जो है अब ये वहां पे स्टॉप हो जाएगा और वहां पे नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होगी, पेरिस्टाल्सिस। कौन सी मूवमेंट स्टार्ट होगी, पेरिस्टाल्सिस। ये क्या करती है, ये खाने को आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है। ये सेम जगह, ये स्पाइरल मूवमेंट कराएगा, ये फॉरवर्ड आगे की तरफ मूवमेंट कराएगा, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट को और नाम से भी जाना जाता है, वो भी आप देख लीजिएगा, एक एग्जाम शायद जिपमर में पूछा गया था, किसी में पूछा गया था कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है उसको और क्या नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स। माइग्रेट होना मतलब एक आगे की तरफ ट्रांसफर करना, और मोटिलिटी मींस मूवमेंट, उसको आगे की तरफ मूवमेंट कराना, वही तो हमने बताया फॉरवर्ड मूवमेंट। फॉरवर्ड मूवमेंट ये कॉम्प्लेक्स मींस ये मिक्स रहता है कि ये पहले खाने को एक जगह कराएगा तो सेगमेंटेशन, फिर आगे की तरफ कराएगा तो पेरिस्टाल्सिस। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसको एमएमसी बोलते हैं, एमएमसी, माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये किसका नाम है, पेरिस्टाल्सिस का नाम है, जो फूड को आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। अब आपको पता लग गया, पहले खाना सेम जगह स्पाइरल या सर्कुलर जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा, जब वहां पे मोस्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो अब फूड को कहां जाना होगा, आगे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो पीछे फूड और आ रहा है उसका भी तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कराना है, तो अब वो क्या करेगा, फूड को आगे की तरफ मूव करा देगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करा देगा, जिसको पेरिस्टाल्सिस बोला। इसी का दूसरा माइग्रेटिंग मोटिलिटी, माइग्रेट का मतलब हो गया आगे की तरफ मूवमेंट करानी है, तो मोटिलिटी मींस मूवमेंट, माइग्रेटिंग मींस आगे की तरफ ट्रांसफर कर देना, और कॉम्प्लेक्स एमएमसी, तो यही पेरिस्टाल्सिस। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें दो मूवमेंट देखने को मिलती है, एक स्पाइरल मूवमेंट उसको सेगमेंटेशन बोला, और दूसरा वहां पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जिसको फॉरवर्ड हम खाने को आगे की तरफ जो है मूव करा रहे। अब आपको पता है कि जब जो फूड था वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया तो उसको हमने नाम दिया था काइन। क्या नाम दे दिया, काइन। तो जब जो भी फूड ड्यूडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है उसको हमने क्या नाम दिया, काइन। तो हम यहाँ पे जो फूड की बात कर रहे हैं वो असल में क्या है, काइन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेगमेंटेशन और पेरिस्टाल्सिस आपको समझ आ गया, यहाँ पे मूवमेंट है, तो ये हमने मसल लेयर के बारे में बात कर ली। अब लास्ट यहाँ पे आता है सिरोसा, ठीक है। अब ये कहता है जो सिरोसा है इसके बारे में आपको पता ही है कि सिरोसा है ये सराउंडिंग या प्रोटेक्शन का काम करेगा, और ये वहां पे सराउंड करेगा, पूरी जीआईटी के जितनी भी लेयर्स उनको सराउंड कर देगा, तो उसको हमने बोल दिया सिरोसा। और यही विसरल पेरिटोनियम जो आगे जाके पेरिटोनियम के अंदर जो है वो मिल जाएगा, तो उस पेरिटोनियम का हमने नाम बता दिया विसरल पेरिटोनियम। यह प्रोटेक्शन का काम करता है, ये बहुत सारी ट्रॉमा से बचाता है, कोई भी जो बैक्टीरियाज वगैरह आता है उससे यहाँ पे बचाता है। तो ये हमने लेयर्स के बारे में बात कर ली, और वहां से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उसके बारे में बात कर ली।